नमस्कार। मैं महासिंह, सहायकाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने समोत्पत्ति वक्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में अपनों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। उसी को आज अपने इस वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो इसकी दूसरी विशेषता है, समोत्पत्ति वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। अर्थात एक साधन की मात्रा में समान दर से वृद्धि करने पर दूसरे साधन की मात्रा में कमी घटती हुई दर से की जाती है। अर्थात एक साधन के लिए दूसरे साधन की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई होती है। जैसे तो इसका कहने का मतलब ये है भी, आप समोत्पत्ति वक्र आपको पता है दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर उत्पत्ति की मात्रा समान रहती है। तो आप एक साधन को बढ़ाओगे तो दूसरे साधन को आपको त्याग करना पड़ेगा, पर जो त्याग की दर होगी वो उत्तरोत्तर घटती हुई होगी। ये इसका मतलब है, और इसी के कारण ये ऊर्ध्वाधर होता है, कॉन्वेक्स होता है, अर्थात ऊपर बाएं से नीचे दाएं गिरता हुआ होता है। तो अपने इस टेबल के माध्यम से अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। शुरू में आप संयोग ए की बात करें तो एक्स साधन की 1 इकाई है, वाई साधन की 20 इकाइयां हैं और उत्पादन हो रहा है 100। दूसरे में संयोग बी में क्या होगा, जब आप एक एक्स साधन की 1 इकाई को बढ़ाओगे तो आपको वाई साधन की इकाइयां छोड़नी पड़ेंगी। तो 8 इकाइयां आपने छोड़ दी। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई हो गया 1:8, और उत्पादन वही 100 का 100 रहेगा। सी में क्या होगा, आप एक्स साधन की 3 इकाइयां करोगे, वाई साधन की आपकी होगी 8 इकाइयां, 4 आपको छोड़नी पड़ेगी। तो 1:4 हो गया, उत्पादन हो गया 100। डी में क्या होगा, एक्स साधन की 4 होंगी, वाई साधन की 6, तो MRTS एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई हो जाएगा 1:2 और उत्पादन हो जाएगा 100। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप एक्स की 1 इकाई को बढ़ाओगे, वाई साधन की आपको मात्रा त्यागनी पड़ेगी, पर जो आप त्याग कर रहे हो वाई का, वो उत्तरोत्तर एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए घटती दर से हो रहा है त्याग। जैसे पहले आप एक ए से बी पर आते हो तो आप एक्स की 1 इकाई बढ़ा रहे हो, जैसे 1 से 2 हो रहा है तो आप 1 इकाई के लिए वाई की 8 छोड़ रहे हो। पर बी से सी पर आओगे तो आपकी एक्स की इकाइयां क्या हो जाएगी, 2 से बढ़ के 3 हो जाएंगी, पर वाई की आप क्या कर रहे हो, 4 इकाइयां छोड़ रहे हो। इसी प्रकार से डी पर आप 3 से 4 एक्स पर हो जाओगे, पर वाई की आप क्या हो जाएगी, जो छोड़ोगे वो सिर्फ 2 ही छोड़ोगे। इस प्रकार से वाई को आप छोड़ रहे हो, वो घटती दर से छोड़ रहे हो। तो यही है, इसी कारण ये ऊर्ध्वाधर होता है। MRTS का क्या होता है, घटती हुई दर होना ही इसका कारण है। समोत्पत्ति वक्र का मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होना इसका सबसे बड़ा कारण है। इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो। इसमें वो एक्स जो अक्ष है, इस पर तो एक्स साधन है और वाई अक्ष पर वाई साधन है। तो इसको आप IPC आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसमें 100 इकाइयाँ उत्पादन हो रही हैं इसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक संयोग पर A B C D, तो आप देख सकते हो जैसे आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 इकाइयाँ जैसे जैसे x की बढ़ा रहे हो, आप y को छोड़ रहे हो, पर जो y को छोड़ने की दर है वो उत्तरोत्तर कम हो रही है। रेखा चित्र में x साधन के लिए y साधन की MRTS घटती हुई है, इसीलिए समोत्पत्ति वक्र IPC मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर है। गणितीय भाषा में समोत्पत्ति वक्र के ऊर्ध्वाधर की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है, dy/dx इज लेस देन 0। इसका जो फर्स्ट अवकलन होगा वो हो गया 0 होगा, ऋणात्मक होगा कहने का मतलब। और दूसरी शर्त होगी d² y dx² इज मोर देन 0, तो ये धनात्मक हो गई। तो दूसरा जो इसकी अवकलन होगा, तो ये 2 शर्तें पूरी होगी तो भाई अपना जो ये समोत्पाद वक्र है
वो उनतोदर होगा। लेकिन इसके निम्नलिखित अपवाद हैं भी सामान्यतः समोत्पाद वक्र आपका होता है जो मूल बिंदु की ओर उनतोदर होता है, और पर इसके कई अपवाद हैं जिन विशेष स्थितियों में ये उनतोदर ना होके कोई अलग शेप भी ले सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं उनके बारे में अपने इस में चर्चा करते हैं। यदि दोनों साधनों में पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति हो तो समोत्पत्ति वक्र रेखिक होता है, अर्थात MRTS स्थिर रहती है। फॉर एग्जाम्पल भी जब साधन पूर्ण प्रतिस्थापन हो, x और y बिल्कुल प्रतिस्थापन हो, मतलब x और y एक जैसा काम कर रहे हो, अगर x को और की जगह y लगाओ, y की जगह x लगाओ, तो मतलब वो घटती हुई दर से नहीं होगी, MRTS स्थिर होगी। जैसे आप x को 1 को बढ़ाओगे तो y को भी 1 ही छोड़ोगी, इसी प्रकार x को मतलब और 1 इकाई बढ़ाओगे तो y की भी आप 1 ही इकाई छोड़ोगी, ना कि y को घटती दर से छोड़ोगी, क्योंकि वो पूर्ण प्रतिस्थापन है, उनमें एक जैसा काम वो कर सकते हैं। तो इसको अपने इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल y साधन है, y अक्ष पर x साधन है, थोड़ा ये नीचे स्कैन करने में थोड़ा कट गया, और x साधन है नीचे x अक्ष पर। तो आप जो आपका जो समोत्पाद वक्र को पूर्णतः रेखिक होगा। देखो a और b इस पर दो बिंदु हैं, a बिंदु पर आप E1 O तो ले रहे हो आप y साधन, और नीचे मान लो आप L1 ले लो x, और अब जब B बिंदु पर आओगे तो OL1 से बढ़ा के x को कर दोगे आप OL2, और y को आप क्या करोगे, छोड़ोगे, OE1 से घट के हो जाओगे OE2। तो आपने जितना y को छोड़ा है उतना ही x को बढ़ाया है। इसी कारण से जब प्रतिस्थापन होगा, पूर्ण प्रतिस्थापन होगा साधनों में, तो आपका समोत्पाद वक्र है वो मूल बिंदु की उनतोदर ना होकर वो रेखिक होगा। यदि दोनों साधन आवश्यक हो व दोनों में वृद्धि हो, जैसे एक बस एक ड्राइवर, दो बस दो ड्राइवर, तो समोत्पत्ति वक्र का आकार L जैसा होता है। तो इसमें जो L आकार का होगा ये पूरक कह लो, जब दोनों साधन एक साथ चाहिए, एक के बिना दूसरा बेकार है, जैसे बस के बिना ड्राइवर बेकार और ड्राइवर के बिना बस बेकार है। तो इस स्थिति में जो आपका समोत्पत्ति वक्र होगा वो L शेप का लिए होगा। तीसरी स्थिति, तीसरा अपवाद क्या है, दो समोत्पत्ति वक्र परस्पर काटते नहीं है, ऊंचा समोत्पत्ति वक्र सदैव उत्पादन के ऊंचे स्तर, विशेषता होगी ये तीसरी भी, समोत्पत्ति सदैव उत्पादन के ऊंचे स्तर को व्यक्त करता है। ऊंचा समोत्पाद वक्र सदैव ऊंचा रहता है, कभी काट कर नहीं जाता, क्योंकि दो समोत्पाद वक्र काटते हैं तो विचित्र विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ भी समझने वाली चीज ये है भी समोत्पाद वक्र एक दूसरे को ना तो कभी काटेंगे, दो ना एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग समोत्पाद वक्र अलग अलग उत्पादन के स्तर को बताते हैं। जैसे इसमें देखो आप दो समोत्पाद वक्र है IPC1 और IPC2, तो ये दोनों काट रहे हैं, पर काटना नहीं चाहिए, क्योंकि IPC1 तो अलग उत्पादन के स्तर को बताएगा और IPC2 अलग उत्पादन के स्तर को। तो इसमें क्या विरोधाभास होता है, इसको अपने जब पढ़ेंगे नीचे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। रेखा चित्र में A बिंदु पर IPC1 और IPC2 परस्पर काटते हैं, इसलिए यहाँ दोनों वक्रों पर दोनों साधनों की मात्रा समान होने के कारण उत्पादन की मात्रा भी समान होगी। लेकिन A बिंदु के बाईं ओर IPCT की उपेक्षा IPC1 ऊंचा है, इसलिए IPC1 पर उत्पादन की मात्रा अधिक है। इसके विपरीत A बिंदु के दाईं ओर IPC1 की उपेक्षा IPC2 ऊंचा है, इसलिए IPC2 पर उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। अतः इस विरोधाभासी स्थिति के कारण इनका परस्पर काटना गलत है। मतलब एक इसकी विशेषता है, आगे अपने को पता चलेगी। जितना आपका कोई भी समोत्पाद वक्र ऊंचा होता जाएगा वो नीचे वाले की तुलना में ज्यादा उत्पादन के स्तर को बताता है। जैसे जैसे ऊपर ऊंचा समोत्पाद वक्र हमेशा नीचे के समोत्पाद वक्र की तुलना में उत्पादन की मात्रा को
ज़्यादा बताएगा। जैसे नीचे है वो 100 बताएगा, उससे ऊंचा 200, उससे ऊंचा 300। पर इसमें देखो आप, जब ये एक दूसरे को ए बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग समोत्पाद वक्र एक ए बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग उत्पादन के स्तर को बता रहे हैं। मान लो IPC2 है वो 200 उत्पादन को बता रहा है और IPC1 100 को बता रहा है। पर जब ये ए बिंदु पर काट रहे हैं, मतलब ये तो समान उत्पादन को बता रहे हैं, जो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग उत्पादन जो समोत्पाद वक्र अलग अलग मात्रा को दर्शाएंगे। तो ए बिंदु के बाईं ओर आप देखो IPC1 ऊंचा है IPC2 की तुलना में। तो IPC1 वहाँ मतलब अगर ये 100 उत्पादन के स्तर को बता रहा है, तो ये IPC2 तो इससे नीचा हो गया। मतलब ऊपर ए बिंदु के बाईं ओर ये IPC1 क्या ऊंचा है, तो ये ज़्यादा उत्पादन को बताएगा IPC2 की तुलना में। पर ए के दाईं ओर आप बिंदु के देखो IPC1 नीचा हो गया IPC2 से, तो यहाँ ये क्या हो गया, IPC1 नीचा है IPC2 से, तो कहने का मतलब IPC1 कम उत्पादन को बता रहा है। मतलब ये एक अजीब सी विरोधाभास की स्थिति होगी, इसलिए ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं, ना ही ये स्पर्श करेंगे कभी। चौथी ये विशेषता होगी, ऊंचा समोत्पत्ति वक्र नीचे समोत्पत्ति वक्र से अधिक उत्पादन को व्यक्त करता है, क्योंकि ऊंचे समोत्पाद वक्र पर नीचे समोत्पाद वक्र की उपेक्षा या तो दोनों साधन अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, या एक साधन और दूसरा साधन अधिक मात्रा में लगाया जाता है। जैसे ये चौथी विशेषता है समोत्पाद वक्र की, भी ऊंचा समोत्पाद वक्र हमेशा अधिक उत्पादन को बताएगा, क्योंकि ऊंचे समोत्पाद वक्र पर या तो दोनों x साधन और y साधन दोनों ही अधिक होंगे नीचे की तुलना में। अगर साधन अधिक होंगे तो उत्पादन भी अधिक होगा, सीधी सी बात है। और या एक ही साधन, तो ये बात कर रहे थे अपने इस डायग्राम के द्वारा। आप देख सकते हो पहले डायग्राम में क्या है, आपका IPC1 जो नीचे का समोत्पाद वक्र है वो 100 इकाइयों उत्पादन को बता रहा है, और IPC2 200 उत्पादन की इकाइयों को बता रहा है। तो IPC1 पर आप देख सकते हो ए बिंदु पर आपके y साधन तो E1 लगा हुआ है, और x साधन लगा हुआ है आपका ये है OQ0। तो आप जब आप बी बिंदु पर जाओगे, ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाओगे, तो y भी अधिक लग गया हो साधन है, और x की मात्रा भी अधिक है। इसलिए ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन के स्तर को बताएगा, क्योंकि इसमें या तो दोनों साधन अधिक होंगे या एक साधन अधिक होगा नीचे की तुलना में, नीचे समोत्पाद वक्र की तुलना में, इसलिए उत्पादन भी अधिक होगा। इसी प्रकार से दूसरा आप इसी में डायग्राम देखो, इसमें IPC1 तो नीचे समोत्पाद वक्र 100 इकाइयों को उत्पादन को शो कर रहा है, IPC2 जो ऊंचा है वो 200 उत्पादन की इकाइयों को शो कर रहा है। IPC1 नीचे उत्पादन समोत्पाद वक्र पर ए बिंदु पर आप देखो y तो लगा हुआ है OL और x साधन OX। तो जैसे ही आप ऊंचे समोत्पाद वक्र पर जाओगे, तो IPC2 पर जाओगे, तो A से B बिंदु की ओर जाओगे, तो आपकी y तो उतनी रही OL ही, पर x कितनी होगी, OX से बढ़ के होगी OX1। मतलब x साधन जो है वो ज़्यादा लगा है IPC2 पर बजाय कि IPC1 जो कि नीचे समोत्पाद वक्र है उसकी तुलना में, इसलिए वहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से तीसरे में आप देख लो, तीसरे में क्या होगा, आपका नीचे समोत्पाद वक्र जो है IPC1 है, उस पर ए बिंदु पर आप जो OL1 तो आप यूज कर रहे हो x, और इस पे थोड़ा मेंशन नहीं किया हुआ डायग्राम में। मतलब इसमें डायग्राम में क्या होगा, आप y को ऊंचे ज़्यादा मात्रा में लोगे तो x को समान रखा गया, तो इसलिए वहाँ पर उत्पादन ऊंचे समोत्पाद वक्र पर ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचे उत्पादन के स्तर को बताएगा। उपयुक्त तीनों रेखा चित्रों में ऊंचे समोत्पाद वक्र IPC2 के बी बिंदुओं पर नीचे समोत्पाद वक्र IPC1 के ए बिंदुओं की उपेक्षा अधिक साधन लगे हुए हैं, इसलिए ऊंचा समोत्पाद वक्र नीचे समोत्पाद वक्र से अधिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। फिर पांचवा है समोत्पत्ति मानचित्र। ये क्या होता है भाई, एक ही रेखा चित्र में यदि विभिन्न समोत्पत्ति वक्र को दर्शाया जाता है तो उसे समोत्पत्ति मानचित्र कहते हैं, जिसमें समोत्पत्ति वक्र विभिन्न उत्पादनों को व्यक्त करता है। सबसे नीचा समोत्पत्ति वक्र सबसे कम उत्पादन को बताता है,
जैसे जैसे समोत्पत्ति वक्र ऊपर की ओर जाता है उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है और सबसे ऊंचा समोत्पत्ति वक्र सर्वाधिक उत्पादन को व्यक्त करता है। भी एक ही जब आप रेखा चित्र में एक से अधिक समोत्पत्ति वक्रों को दिखाओगे तो उसको बोलते हैं अपने समोत्पत्ति मानचित्र। इसमें देखो आप IPC1, IPC2, IPC3, IPC4 इस हिसाब से 4 समोत्पत्ति वक्र एक ही चित्र में दिखाए हैं तो इसको अपने समोत्पत्ति मानचित्र बोलते हैं। तो ऊंचा समोत्पाद वक्र हमेशा नीचे की तुलना में अधिक उत्पादन को शो करता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक